अच्छा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। आप जानते ही हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या हैं। ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं कि जिसमें जो है जो वेव की प्रोपगेशन होती है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वो क्या होता है, वो जो मीडियम है उसकी जो मोशन है उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो ऑर्थोगोनल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है। जैसे कि वाटर वेव्स हैं वो क्या हैं, वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। जबकि जो साउंड वेव्स हैं वो क्या हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, क्योंकि उसमें क्या है, जिस डायरेक्शन में जो है वो मीडियम प्रोपोगेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो है साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोपोगेट करती हैं, मूव करती हैं। ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि परपेंडिकुलर होती है प्रोपोगेशन वेव्स की, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो है वो पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये क्या हैं, ये असल में ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ट्रांसवर्स वेव्स कैसे हैं? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये क्या होती है, असल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब ये इंटरेक्ट करती है तो इसके नतीजे में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो आप अगर इस फिगर को देखें जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, फिगर 13.3, तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपकी ई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये आपको रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आप देखेंगे ये आपको वाई डायरेक्शन में नजर आ रहा है, इन दी वाई एक्सिस। इसके बरक्स अगर आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वो जो कि ब्लू कलर का है, वो आपको किस एक्सिस में नजर आ रहा है, जेड एक्सिस में नजर आ रहा है। ठीक है, जेड एक्सिस में। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस में है, और जब ये दोनों फील्ड्स इंटरेक्ट करेंगी तो इनकी जो प्रोपोगेशन होगी वो इन दी एक्स एक्सिस होगी, अलोंग दी एक्स एक्सिस। ठीक है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब आप देखेंगे ये तीनों चीजें जो हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, और जहां इसकी प्रोपोगेशन हो रही है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो आप देखेंगे कि वो तीनों क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं, तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ई और बी जो है उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। बी और जी के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ई और जी के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस वजह से जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। और इसका जो नाम है इसी से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये वेव्स जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज ये कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो कब प्रोड्यूस होती हैं, कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट होता है। चार्ज पार्टिकल के एक्सिलरेट होने का मतलब क्या है, कि चार्ज पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को चेंज करे, यानी वो एक्सिलरेट हो। वेलोसिटी को चेंज होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और वेलोसिटी कम भी हो सकती है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो पॉजिटिव एक्सिलरेशन है, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको डीसेलरेशन कहा जाता है। तो दोनों केसेस में क्या होगा, जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो इट एमिट आउट रेडिएशंस, और वो रेडिएशंस क्या हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ऑसिलेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू एन एसी करंट इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंटेना। ये देखेंगे आपके इसमें, ये आपको एक सर्किट नजर आ रहा है, और इस सर्किट में आप देखेंगे कि यहाँ दो पोल्स हैं, एक जो है प्लस है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। और ये क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है। ये जो सोर्स है वो क्या है, एसी सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है। अच्छा, अब आप यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, जो भी हैं तीन चार जो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे आप जरा सा ये बताएं कि ये करंट की डायरेक्शन आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऐसे ही है। यस सर। नेगेटिव से, तो ये कौन सा यस करंट सर। है? क्या करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्यों होती है डायरेक्शन, क्योंकि जो करंट है वो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जो भी मैटर है, इलेक्ट्रॉन। मटेरियल है, मेटल्स हैं, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो क्या है, वो करंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो ये करंट जो है, ये जो आपको करंट नजर आ रहा है आई, जिसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं,
ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट। असल में जो कन्वेंशन होती है, जो कन्वेंशन यूज करते हैं, वो क्या होता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है कन्वेंशनल करंट। तो अगर आप कोई सर्किट देखें कि जिसमें करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो, तो आपने उसमें घबराना नहीं है या आपने उसमें परेशान नहीं हो जाना। वो जो डायरेक्शन आपको दिखा रहा है करंट की, वो कन्वेंशनल करंट है। और ये जो आपको करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। ये करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब क्या है, कि वो करंट जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें क्या होता है कि ये चूंकि एसी करंट सोर्स है, तो एसी करंट सोर्स में जो है ये पोलैरिटीज जो है ये सेम नहीं रहती है। ठीक है। अभी आप देखेंगे कि ये इसका ये वाला टर्मिनल जो है, मैं एनोटेट करता हूँ इसको। जी। इसका जो ये वाला टर्मिनल है, ये अभी आप देखेंगे पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है एसी करंट में, क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है। ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल। अब इसमें क्या है कि जब ये पॉजिटिव साइकिल होगी एसी करंट की, तो उस सूरत में तो ये पॉजिटिव होगा, और ये वाली इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। लेकिन जब इसकी साइकिल रिवर्स होगी, जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे, तो फिर उस सूरत में क्या होगा कि ये अपनी बैटरी जो है अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगी। अब जो ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये जो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। थी ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है, ये अपनी पोलैरिटीज जो है वो चेंज करता रहता है। और चेंज कैसे करेगा, चेंज ये करेगा कि जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, इस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जितनी होगी, उस हिसाब से चेंज होगी पोलैरिटी। ठीक है। अगर इसकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो 1 सेकंड में 50 बार ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा। ठीक है। अगर इसकी 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 90 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो ये उस हिसाब से 1 सेकंड में अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा। तो ये पोलैरिटी को जो चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये ऑसिलेट हो रहे हैं। तो ऑसिलेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू एन एसी करंट इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंटेना। ये डाइपोल एंटेना क्यों है, क्योंकि इसमें दो पोल्स हैं, एक ये प्लस और एक ये नेगेटिव, तो ये डाइपोल एंटेना है ये। अच्छा, और ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, ये होगा, है ना। और ट्रांजिशन फ्रॉम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट। आप जानते ही हैं कि अगर मैं दोबारा अगर इसको एनोटेट करूं, आप जानते ही हैं कि ये जो एटम है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कि ये बीच में प्लस चार्जेस हैं, ये न्यूक्लियस होता है जहाँ पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, और ये शेल्स होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इलेक्ट्रॉन। ये सेकंड स्टेट में है, और ये यानी कि फर्स्ट शेल में है, और यहाँ से अगर ये ट्रांजिशन होके, लेट से यहाँ पे कोई जगह खाली थी, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर यहाँ पे आ जाए, ट्रांजिशन हो जाए फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 2, जो कि ये शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये 2, n इज इक्वल्स टू 2 से ये इलेक्ट्रॉन उठ के आ जाए n इज इक्वल्स टू 1 में। ये क्या है, n इज इक्वल्स टू 1, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए, तो ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में भी जो है वो क्या होती हैं, रेडिएशन एमिट आउट होती हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो रेडिएशन एमिट आउट होंगी वो एक्सरेज एमिट आउट होंगी। ठीक है। तो एक्सरे। हाँ, एक्स रेज, इस सूरत में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन में जो रेडिएशन एमिट आउट होती हैं वो एक्स रेज कहलाती हैं। अच्छा, तो ये इन दोनों सूरतों में आपने देखा कि डायपोल एंटीना है, या इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में हो, तो इससे क्या जन्म प्रोड्यूस होती हैं, इससे प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। इन दोनों जो एग्जांपल्स हैं, इसमें क्या है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है ऑफ द चार्जेस की। चार्ज जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और किसी फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहे हैं। तो वो क्या है, उनकी जो मूवमेंट है, उनकी ऑसिलेशन है, उससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं विद द सेम फ्रीक्वेंसी। यानी जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट करेगी। तो ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जब ये इंटरेक्ट करती हैं, तो ये क्या है, ये जो है सबब होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जो आप ये फिगर यहाँ पे देख रहे हैं।
एक वाई एक्सिस में आपको ई फील्ड नजर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस में आपको बी फील्ड नजर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी जो प्रोपोगेशन है ये आप देख रहे हैं, ये कहाँ पे है, अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी आप ये देख लें कि जो फेरेडेज लॉ है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शायद आपने नहीं पढ़ा हो क्योंकि ये सेकंड ईयर का टॉपिक है, फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, ये फेरेडे क्या कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में जो है चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर वो चेंज होती है, तो चेंज, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चेंज होगी, वो उसमें वेरिएशंस आ रही हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। तो अब जब ये दोनों फील्ड्स हैं, ई फील्ड और बी फील्ड, जब ये इंटरेक्ट करती हैं, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि मूव अवे फ्रॉम द सोर्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो किस स्पीड से मूव करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। ठीक है। और ये जो है ये भी साबित किया जा सकता है गॉसेस लॉ से और एम्पियर्स लॉ से, कि किस तरीके से जो है मैक्सवेल ने जो है इसको प्रूव किया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इस वैल्यू के साथ मूव करती है, 3 × 10⁸ यानी कि 3 लाख मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दो कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, एक एप्सिलॉन नॉट नजर आ रहा है और एक म्यू नॉट नजर आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये दोनों चीजें क्या हैं, क्या कहलाती हैं ये, जब एप्सिलॉन नॉट और परमानेंटिविटी म्यू आती है नॉट? तब लगा था। जी। जब परमानेंटिविटी आती है तब लगाते हैं। परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, यस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू नॉट क्या यस। है, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मैं यहाँ लिख दूं इसको, एप्सिलॉन नॉट, या ओ कर देते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी। फ्री स्पेस। ठीक है। इसके बरक्स म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएट है, और म्यू नॉट जो है, जो कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएट होती है। ठीक है। तो अगर आप इनको यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करें, ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें तो आपको जो सी है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि है 3 लाख मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा, अब इसमें, स्पीड ऑफ लाइट। जी, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, जी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक स्पेक्ट्रम नजर आएगा। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो कोई सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल एनर्जी या सिंगल वेवलेंथ की वेव नहीं है, बल्कि वो मुख्तलिफ, उनकी एक बहुत बड़ी रेंज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा एक स्पेक्ट्रम है जो आपको इस फिगर में नजर आ रहा है, फिगर 13.4 में। ठीक है। ये ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं एंड वेवलेंथ्स हैं ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको क्या क्या नजर आ रही हैं, इसमें आपको जो है वो रेडियो वेव नजर आएंगी, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, ये एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये टेलीविजन है, और ये शॉर्ट वेव्स हैं, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस हैं। तो ये क्या है, ये पूरा आपको क्या नजर आ रहा है, एक बैंड, एक स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है, एनर्जी स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अच्छा, अब आप अगर इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ आए, यहाँ पे मैं दोबारा से एनोटेट करता हूँ ताकि थोड़ी सी चीजें क्लियर हों। इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है, यहाँ से अगर आप इस तरफ आएंगे, गैमा रेस से आप इधर आ रहे हैं, तो ये गैमा रेस से जब आप इधर आएंगे तो आपकी जो एनर्जी होगी, जो ई है, एक मिनट, ई जो है आपकी एनर्जी डिक्रीज,
एनर्जी डिक्रीज होगी आपकी। यानी अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो गैमा रेस की एनर्जी हाई है, एक्स रेस की उससे कम है, अल्ट्रावायलेट की एनर्जी उससे कम है, विजिबल की उससे कम है, इंफ्रारेड की एनर्जी उससे कम। तो अल्ट्रा आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और एनर्जी क्या है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है। इसके बरक्स जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को क्या होगा, क्या ये बढ़ेगी या कम होगी? वेवलेंथ बढ़ेगी। बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, वेरी गुड। वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी। इंक्रीज होगी। वेवलेंथ बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है कि जो गैमा रेज हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो कम है, शॉर्ट है। एक्स रेज की उससे ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट की उससे ज्यादा है, विजिबल की उससे ज्यादा है, इंफ्रारेड की उससे ज्यादा है, और रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा है। ठीक है। वेवलेंथ इंक्रीज क्या? होगी अगर आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। ठीक है। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं। ठीक है। और ये आप पता कैसे लगाते हैं, किस एक्सप्रेशन से? E इज इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा। ये यहाँ पे एच क्या है, एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, लेमडा क्या है, लेमडा जो है वो क्या है, लेमडा जो है वो वेवलेंथ है। ठीक है। और वेवलेंथ। इक्वेलेंटली आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इक्वेलेंटली आप इसको ये भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू एच एफ। यहाँ पे एच क्या है, फ्रीक्वेंसी। एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, और एफ क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। E इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा। और यही आप इक्वेलेंटली लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू एच एफ। सही हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ बढ़ेगी। अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है, और ग्रेटर वेवलेंथ है, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से इस एक्सप्रेशन कम में होगी। कि ई का और लेमडा का इनवर्स रिलेशन है, और ई का और बस ये फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम एनर्जी होगी, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें तो आपको यहाँ पे क्या है, इसमें आपको यहाँ ऐसी लाइंस नजर आ रही हैं। ये असल में लाइंस होती ही नहीं है, ये आपको एक बड़ी वाज़ेह सी लाइन नजर आ रही है कि ये गैमा रेज हैं, ये एक्स रेज हैं, ये अल्ट्रावायलेट है, ये इंफ्रारेड है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक ही गैमा रेज होंगी, यहाँ से यहाँ तक ही एक्स रेज होंगी, यहाँ से यहाँ तक ही अल्ट्रावायलेट होंगी। ठीक है। ये ऐसा नहीं होता। ये गैमा रेज जो है इससे थोड़ी आगे भी आ सकती हैं, एक्स रेज जो है वो थोड़ी पीछे से भी स्टार्ट हो सकती हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोई लाइन नहीं है, या हार्ड एंड फास्ट कोई रूल ये नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें जो आपकी जो काम की चीज़ है, चूंकि ऑप्टिक्स है, तो उस ऑप्टिक्स में जो है जो हमारी काम की चीज़ होगी वो क्या है, वो विजिबल लाइट है। तो विजिबल लाइट जो है वो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के दरमियान में सैंडविच हुई हुई है। ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ ये मैं एनोटेट कर रहा हूँ, ये जो रीजन है ये क्या है, ये विजिबल लाइट। विजिबल है। अच्छा, अब इसको क्या किया, इसको इन्होंने ब्रॉडर पिक्चर में जो है नीचे यहाँ पे बना दिया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक जो है ये क्या है, ये विजिबल लाइट का ये रेंज है, विजिबल लाइट की। ठीक है। अब इसमें भी आप देखेंगे, इसमें जो विजिबल लाइट में जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी वो कौन सी लाइट की वेवलेंथ होती है, वो वायलेट लाइट की। और जो विजिबल लाइट में वायरलेस होती है। सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ की लाइट होगी वो कौन सी होगी, रेड लाइट होगी। ठीक है, रेड लाइट। तो वायलेट है, उसके बाद इंडिगो है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद येलो है, उसके बाद ऑरेंज है, और उसके बाद रेड है। तो आप इसको जो है वो कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको याद करना हो कि ये कहाँ से कहाँ तक जाती है विजिबल। या क्या इसमें है, तो विबग्योर। क्या लिखते हैं, विबग्योर। विजिबल। विबग्योर मींस वायलेट, इंडिगो, कौन सा? ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये सबसे कम वेवलेंथ है वायलेट, वायलेट। और रेड जो है वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। इसका मतलब क्या है कि वायलेट की फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। वायलेट की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी, और रेड की जो एनर्जी है वो सबसे कम होगी। ठीक है। कम होती तो ये तो था इसमें, यहाँ है थोड़ा सा ये चीज थी। और अब इसमें जो है ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस विजिबल लाइट के बाद ये जो कुछ थी यहाँ पे गैमा रेज, एक्स रेज, इनके बारे में आपको बताया है।
तो इनके बारे में मैं आपको जो है वो यहाँ से बताता हूँ। जो एक मैंने एक वर्ड पे फाइल बनाई हुई है, ये आप देखें तो आप, ये क्या है, ये एक टेबल मैंने बनाया था इसमें। ये विजिबल है, आपको नजर आ रहा है ये वर्ड वाला? Yes. अच्छा। तो इसमें क्या है, Spectrum region. इसमें जो है वो, इसमें क्या है, ये आपको नजर आ रही हैं, ये स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम रीजन है, और ये वेवलेंथ रेंज है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, और ये किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवरर क्या है इसका, और इनकी एप्लीकेशंस और सोर्सेज क्या है। तो जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, ये तकरीबन 0 इनकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 0.1 मीटर से तकरीबन 30 किलोमीटर होती है, 30,000 ऑफ मीटर। 0.1 मीटर से 30 किलोमीटर की वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब समझते हैं ना आप? वेवलेंथ क्या है? एक क्रस्ट से The दूसरे lambda. क्रस्ट तक का फासला। अगर मैं Spectrum. वेव यहाँ पे एनोटेट करूँ, Current to यहाँ current. बनाऊं, ये इधर वैसे ड्रॉ कर देता हूँ ये। तो Yes. ये क्या है, ये वेवलेंथ है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आप आ गए। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला है, ये दूसरा क्रस्ट है। सो यहाँ से यहाँ तक का फासला, ये क्या है, ये एक कंप्लीट वेवलेंथ। तो जो वेवलेंथ है रेडियो वेव्स की, वो 0.1 मीटर भी हो सकती है। 0.1 मीटर का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 0.1 मीटर भी हो सकता है, और 30 किलोमीटर भी हो सकता है। 30 किलोमीटर का मतलब आप समझ लें कि आप अपने कॉलेज से उठ के चले जाएं कहाँ पे, मीरपुर खास बस टर्मिनल, तो देखो ये पापा. तकरीबन 30 किलोमीटर, ठीक है। तो या 12 मील से आप बस टर्मिनल तक चले जाएं, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये एक वेवलेंथ के अंदर आ जाएगा। तो इतनी ग्रेटर वेवलेंथ है। तो अगर बहुत ज्यादा बड़ी वेवलेंथ है तो उसकी एनर्जी उसके हिसाब से बहुत कम होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेंज भी जो है वो इसी तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहाँ नॉट स्पेसिफाई लिखा हुआ है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पता लगा सकते हैं। अगर आपको जो है वो वेवलेंथ पता हो, तो आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे E = hc/λ, H. HF लिखते हैं. या HF। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, तो आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से आप एनर्जी निकाल लेंगे। जब आपके पास एनर्जी आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, ई पुट करेंगे = hc/λ। तो अब आपको ई पता है, सही है, सी भी पता है, एच भी पता है, क्योंकि ई आपने यहां से पता कर लिया एच एफ से। ई की वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये ई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे और इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, लैम्डा को यहाँ पे लेके आएंगे, तो आपको जो है क्या पता चल जाएगा, आपको इसकी वेवलेंथ पता चल जाएगी। और मैं. इक्विवेलेंटली अगर आपको वेवलेंथ पता हो तो आप फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, एनर्जी निकालें, इस एनर्जी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये किसने डिस्कवर किया था रेडियो वेव्स? हेनरिक हर्ट्ज ने और कार्ल जेंस्की ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन रेडियो वेव्स की क्या की, डिस्कवरी की थी। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद जो है वो क्या है, वो माइक्रोवेव्स। रेडियो वेव्स के बाद आ जाती हैं माइक्रोवेव्स। अब माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव से क्या होती है, छोटी होती है। ये माइक्रोवेव्स जो हैं वो वन उनकी मिलीमीटर. क्या है, वेवलेंथ रेंज 1 मिलीमीटर से 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर के हजारवें हिस्से से लेकर 1 मीटर के एक हिस्से तक। तो इतनी क्या है इनकी वेवलेंथ रेंज है। और ये क्या है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। और ये जो आपको फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है, ये किस वेवलेंथ पे है, ये मेगा. इस वेवलेंथ पे है, 21 सेंटीमीटर पे। अगर 21 सेंटीमीटर क्या हो, वेवलेंथ हो, तो आप क्या करेंगे, उससे एनर्जी फाइंड करेंगे, और जब एनर्जी पता चल जाएगी आपको, तो आप उससे फ्रीक्वेंसी फाइंड कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे पुट करेंगे एच की वैल्यू, सी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, hc/λ, ठीक है। तो एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, और इसकी क्या वैल्यू है, 6.63 × 10⁻⁻⁴ -34। ये है, ये किसकी वैल्यू है, एच की, प्लांक्स कांस्टेंट की। इसके बाद जो है यस सर. वो क्या है, सी। सी की वैल्यू आप जानते हैं क्या है,
3 × 10⁸ थ्री पॉइंट 8 मीटर पर एट सेकंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे आप डिवाइड कर दें इसको 21 सेंटीमीटर से, 21 सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3 -2, -3 होता है मिली, माइनस 10 की पावर लॉग -2 होता -2। है सेंटी, ठीक है, -2। तो 10 की पावर -2 मीटर। तो जब आप ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर नहीं आएगा, बल्कि आपके पास जो है वो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, ई की वैल्यू। तो वो ई की वैल्यू जब आपके पास आएगी, जूल में आएगी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, तो आप क्या करेंगे, उसको, उस एनर्जी की वैल्यू को आप पुट कर देंगे कहाँ पे, E इज इक्वल्स टू HF। यहाँ पे आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, 6.63 × 3 डिवाइडेड बाई 21। ये वैल्यू आप निकालेंगे, ये ई की वैल्यू आ जाएगी, वो ई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, और इसको आप डिवाइड कर देंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे, ई इक्वल्स टू HF। तो F क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाय एच, ठीक है, ई डिवाइडेड बाय एच। तो एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, और ई की वैल्यू क्या है, वो ये है। तो ये जब आप पुट करेंगे तो आपके पास 92 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, और वो कौन सी वैल्यू है, वो ये रही, 1420 मेगाहर्ट्ज। ठीक हो गया। 80 सेंटीमीटर पर। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड जो वेव्स हैं, अच्छा, इसकी जो माइक्रोवेव्स की डिस्कवरी हुई है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कवरी हुई थी। असल में एक रेडियो टेलीस्कोप था, उसके बारे में जो है वो, उससे जो है वो रेडियो वेव्स को स्टडी किया जा रहा था। लेकिन जो उनका स्पेक्ट्रम था, उनके स्पेक्ट्रम में उनको क्या नज़र आ रहा था, उनको नॉइस जो है वो, बहुत ज़्यादा नॉइस जो है वो उस स्पेक्ट्रम में नज़र आ रही। तो उन्होंने क्या किया, उस नॉइस को ख़त्म करने के लिए अपना अपरेटस जो है उसको ठीक किया, और जो है अपनी जो चीज़ें थी उनको उन्होंने बेहतरी की तरफ वो लेके गए उसको। लेकिन वो नॉइस जो है वो ख़त्म नहीं हो रही उस स्पेक्ट्रम में से, जो एनर्जी स्पेक्ट्रम था, या जो उनके पास जो भी आ रहा था, स्पेक्ट्रम आ रहा था, उसमें से वो नॉइस ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा, तो पैरेलल में जो है वो माइक्रोवेव्स, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के ऊपर भी जो है वो काम हो रहा था। तो फिर जब जो है, जो जो ये रेडियो वेव्स के ऊपर काम कर रहे थे, जब इन्होंने अपने इस मसले को डिस्कस किया, तो फिर जो है ये चीज़ पता चला कि ये जो है ये माइक्रोवेव्स हैं, और ये माइक्रोवेव्स जो हैं ये पूरे स्पेस में जो है वो स्प्रेड हुई हुई हैं, और ये हर तरफ जो है ये, यानी कि हर डायरेक्शन में जो है ये माइक्रोवेव्स जो हैं ये फैल रही हैं। तो इस तरीके से माइक्रोवेव्स की जो है वो स्टडी हुई थी, माइक्रोवेव्स की डिस्कवरी हुई थी। अच्छा, अब ये देखें, इसके बाद क्या है, इंफ्रारेड वेव्स है। इंफ्रारेड वेव्स का मतलब क्या है कि रेड से नीचे, इंफ्रा मीन्स के पहले आ, जैसे कि इंफ्रासोनिक वेव्स थी, अल्ट्रासोनिक वेव्स थी, तो ये इंफ्रारेड वेव्स है। इंफ्रारेड वेव्स का मतलब क्या है कि ये जो रेड रेड लाइट है, रेड लाइट जो है उससे नीचे वाली, ठीक है, उससे जो नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है, ये उसकी बात हो रही है, यानी कि रेड लाइट होगी, उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो इंफ्रारेड वेव्स है, ठीक है। तो ये इंफ्रारेड वेव्स जो हैं इनकी रेंज क्या है, 1 मिलीमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक जो है ये इनकी रेंज है, ठीक है, इंफ्रारेड की। अच्छा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अप टू 300 गीगाहर्ट्ज है, और ये इसको जो डिस्कवर किया था वो विलियम हर्शल ने जो है वो इसको स्टडी किया था, या इसको डिस्कवर किया था। अच्छा, इसके बाद जो है विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट जो है वो 400 से तकरीबन 700 या 750 नैनोमीटर्स तक जो है वो इसकी रेंज है, वेवलेंथ रेंज, और ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। और ये आप कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है, कि हम जो देखते हैं, हमारी जो आंखें हैं वो जो ऑब्जर्व करती हैं, और जो प्रिज्म में से लाइट को आप गुजारते हैं, वाइट लाइट को, और वो डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में, ये क्या है, ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस है विजिबल लाइट की। विजिबल लाइट के बाद क्या है, अल्ट्रा वायलेट। जैसे वो इंफ्रा रेड था, रेड से और कम वाली फ्रीक्वेंसी, पहले रेड से पहले की जो फ्रीक्वेंसी, यानी कि रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी, उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, ये इंफ्रारेड है।
और ये क्या है, अल्ट्रा वायलेट, यानी कि जो वायलेट लाइट है, विब ग्योर में जो वायलेट है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे हायर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। उससे हायर फ्रीक्वेंसी क्या है, अल्ट्रा वायलेट है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट। तो ये जो है, ये कहाँ से, 380 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक जो है। और इसकी भी जो है कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं है, लेकिन अगर आपको ये वेवलेंथ पता हो तो आप उससे फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो है ये किस में होती है, टैनिंग हो गया, सनबर्न हो गया, फ्लोरेसेंट लाइट्स हो गई। ये क्या है, ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है ना, उसकी जो मेजर सोर्स है वो सन है, सूरज। ठीक है। तो ये जो सन से आपके पास रेडिएशंस आती हैं, इसमें से विजिबल लाइट्स भी होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं वो इस रेंज में होती हैं, अल्ट्रा वायलेट अच्छा रेंज। ठीक है। इसके बाद जो है वो एक्सरेज हैं। एक्सरेज की जो है वो ये है, 10 पिकोमीटर से 60 पिकोमीटर। और पिको का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस 12। -12। वेरी गुड, 10 की पावर -12। ठीक है। और ये क्या है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। और ये किसने जो है डिस्कवर किया था, रोंटगन ने जो है वो डिस्कवर किया था अपनी लेबोरेटरी में। रोंटगन जो है वो अपनी लेबोरेटरी में जो है वो काम कर रहे थे, और इनकी लेबोरेटरीज में जो है कुछ प्लेट्स पड़ी हुई थी, ग्रेफाइट प्लेट्स। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि जब जो है ये प्लेट्स थी, ये रैप हुई हुई थी, ये पैक हुई हुई थी। जब इन्होंने जो है इसको यूज करने के लिए निकाला तो इसके ऊपर जो है ना कुछ स्पॉट्स पड़े हुए थे। तो अब जैसे कोई हमारे तरीके का इंसान होता या हमारे जैसा कोई पाकिस्तानी होता, तो वो क्या करता, वो कहता कि यार ये खराब हो गई है, इसको फेंक दो। लेकिन उसने जो है ना फेंका नहीं उसको। रोनजन ने क्या किया, रोनजन ने बोला कि यार ये इसके ऊपर धब्बे आए क्यों हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो उसने उसकी वजह तलाश की। जब वजह तलाश करी तो उसको ये पता चला कि उसकी लेबोरेटरी के अंदर एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। उस डिस्चार्ज ट्यूब में से जो है वो रेडिएशंस निकल रही हैं। तो वो रेडिएशंस जो है, वो रेडिएशंस इनके ऊपर आके जो है वो छप गई हैं, इन इन प्लेट्स के ऊपर। तो फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर। तो उसने तो इस तरीके से जो है वो एक्सरेज की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। और आज आप जानते ही हैं कि एक्सरेज जो है वो आपको मेडिकल में, मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट में, बैंक। एक्सरेज में, जो आप एक्सरे करवाते हैं, फ्रैक्चर हो जाए अगर, तो आप वहाँ पे इन एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो मेडिकल उसमें जो है इन एक्सरेज का बहुत ज़्यादा काम है, यूजफुल है बहुत। उसके बाद जो है वो गैमा रेज हो जाती हैं। गैमा रेज जो है वो इनसे भी छोटी हैं, एक्स रेज से भी शॉर्टर वेवलेंथ है इनकी। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्स रेज से हायर फ्रीक्वेंसीज हैं। ये कहाँ पे, आप ब्लैक होल्स हैं या सुपरनोवा बर्स्ट हैं या हाई एनर्जी न्यूक्लियर ट्रांजिशन है, यहाँ पे ये वाली आपको जो गैमा रेडिएशन है ये देखने को मिलती है। तो ये था आपका, यहाँ से ये अल्ट्रा वायलेट हो गया, एक्स रेज हो गया, गैमा रेज हो गया। उसके बाद आ जाता है ये विजिबल लाइट। ठीक है। तो विजिबल लाइट आप जानते ही हैं, इसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स हैं। ये वाइट लाइट है, और ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स क्या हैं, वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है। तो ये विजिबल लाइट है। और आप जो है, जो अपनी नेकेड आई से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जितने पार्ट को आप अपनी नेकेड आई से, अपनी जाहिरी आंख से, नंगी आंख से आप ऑब्जर्व कर देख। सकते हैं, वो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हिस्सा है, वो विजिबल लाइट वाला हिस्सा है। यानी सिर्फ वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वो पार्ट है कि जो आप अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी हैं उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। हाँ, उसकी फीलिंग्स, फील कुछ हो सकता है आपको, जैसे अगर इंफ्रारेड वेव्स हैं तो वो जो है वो हीट कर सकती हैं, माइक्रोवेव्स हैं वो क्या कर सकती हैं, हीट अप कर सकती हैं। एक्स रेज जो हैं वो आपकी इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनकी फोटोग्राफ आपको प्रोड्यूस करके दे सकती हैं। ठीक है। लेकिन जो विजिबल लाइट है, जो आप अपनी नेकेड आई से देखते हैं, वो सिर्फ कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हिस्सा है, 400 से लेकर 750 नैनोमीटर तक का हिस्सा है, यहाँ तक। ठीक है। तो वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स इन द विजिबल रेंज। जो वाइट लाइट है वो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स से मिलके बनी हुई है, और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं वो ये 7 कलर्स हैं। अच्छा, अगर इस वाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाए, जैसे यहाँ से गुजारा गया है, तो ये इंसिडेंट लाइट है, और ये इंसिडेंट लाइट जब इस प्रिज्म में से गुजरी है तो ये अपने मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं उसके अंदर टूट गई है, उसके अंदर आपको नजर आ रही है। रेड की जो है वो सबसे इससे नहीं लोएस्ट दिखे। फ्रीक्वेंसी होती है,
और अगर इसकी सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। वायलेट की जो है वो सबसे हायर फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर इसकी हायर फ्रीक्वेंसी है वायलेट की तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, इसी तरीके से लाइट बल्ब्स हैं, तो फायर है, स्क्रीन नहीं सन दिख है, फायर फ्लाई, जो जुगनूज होते हैं, ये कुछ सोर्सेज हैं किसके, विजिबल लाइट के। अच्छा, अब ये आ जाता है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। नेम द टाइप ऑफ रही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्क्रीन नहीं दिख रही। रेडिएशंस करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द गिवन वेवलेंथ। 500 नैनोमीटर, ये कौन सर सी वेवलेंथ है? 500 सर नैनोमीटर। स्क्रीन नहीं दिख रही। विजिबल। ओह, आई एम सॉरी। तो स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके, एक 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 मिनट, अब नजर आ जाएगी। अच्छा, विजिबल लाइट में ये बता रहा था मैं आपको, ये थी, ये इंसिडेंट लाइट है, ये आके प्रिज्म में से गुजरी है, तो ये अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर टूट गई है। ठीक है, वो आपको नजर आ रही है। ठीक है, वाइट लाइट को जब प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो अपने जिन कलर्स से वो मिलके बनी है उन्हीं कलर्स में वो टूट जाती है, या आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये डिस्पर्स हो गई है। तो रेड लाइट है, ये वाली जो लाइट है रेड लाइट, इसकी सबसे ज्यादा क्या है, वेवलेंथ है, ग्रेटर ज्यादा। वेवलेंथ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे कम है। विजिबल विजिबल रीजन में, उसके अलावा बात नहीं कर रहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है उसमें विजिबल पार्ट की बात कर रहा हूँ। रेड लाइट जो है उसकी सबसे ग्रेटर वेवलेंथ है और उसकी सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। जो वायलेट लाइट है उसकी सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो कम। फ्रीक्वेंसी है और उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो कम। अब आप ये देखें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने बताने हैं, इनका आंसर करना है कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो जिनकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है। क्या ये एक्सरेज हैं? विजिबल। विजिबल है, वेरी गुड, विजिबल। नो। अच्छा, बी, ये क्या है, 1000 किलोमीटर्स। इंफ्रारेड। इंफ्रारेड? नहीं, ये 10,000 किलोमीटर, ये देखें। एक्सरे। नहीं सर, सबसे ज्यादा है बड़ी नहीं। वेवलेंथ है बेटा, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यस। वेव्स में यहाँ पे सबसे आखिर में रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये रेडियो वेव्स जो हैं ये इनकी रेडियो वेव। सबसे ज्यादा, कई किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर तक। 3,000 नहीं, 30,000 किलोमीटर तक। तो 30,000 किलोमीटर का मतलब क्या है कि ये जो 10,000 है ये 30,000 के अंदर ही आता है। तो ये वाली जो वे है बी, ये कौन सा है, ये रेडियो वेव्स है। अच्छा, 1 सेंटीमीटर किस में होगा?